हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, यूपी डीएलएड या यूँ कहें कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी परीक्षाएं हैं वह 3 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक आपको जितना पढ़ना था, प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करनी थी, आप कर चुके हैं। अभी समय है आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। तो आज हम ये जो गोल्ड सीरीज़ है 10 ईयर्स की, इसके माध्यम से आपके 2024 से लेकर के 2014 तक जितने क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि ये पूरा जो मॉडल पेपर है हमारा, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका सुपर फास्ट कम समय में बेहतर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ओके, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ गया है हमारा 2014 का क्वेश्चन पेपर। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे सामने आया है। फिर इसी तरीके से 2015 का आएगा, 16, 17, 18, इस तरीके से सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, हमें इंस्पायर भी करते हैं, हमें कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। तो ये मूल्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो ऑल ऑफ द अबव है यानी कि उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और टीचर को मालिक किसने कहा है? तो ऐसा फ्रोबेल ने कहा है कि जो पाठशाला है वह एक बाग है, स्कूल क्या है, एक बाग है, और उसमें आने वाला हर बालक एक पौधा है और टीचर उस पौधे को माली बन करके उसकी सेवा करता है और उसको जो है धीरे धीरे बड़ा करता है। उसको समय समय पर जिस तरीके से माली पौधे को खाद पानी देता है, उसको ध्यान रखता है उसका, उसी तरीके से टीचर भी बालक को प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए। मनुष्यों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? मनुष्य के जो वैल्यूज़ हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिवार, घर परिवार, उसका पास पड़ोस है ना। सबसे पहले परिवार ही आता है, फैमिली ही आती है। ठीक है, और उसी में रह करके बच्चा, उसके अंदर जो भी सभ्यता संस्कृति है वो डेवलप होती है। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? जनसंख्या शिक्षा का जो प्रारंभ है वह महाराष्ट्र में हुआ। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, प्लेवे मेथड हो गया, है ना, अनुभव के द्वारा सीखना। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियां हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डीवी हैं। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। देखिए, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण एक तो गरीबी है, गरीबी की वजह से बालक जो है वो उस काम करने पर मजबूर हो जाता है। एजुकेशन नहीं है तो बेचारा स्कूल जा नहीं रहा तो कुछ काम धंधा ढूंढ लेता है ना। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस वजह से भी छोटे छोटे बालकों को मेहनत करनी पड़ रही है, दूसरे का काम करना पड़ रहा है। कंपटीशन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है कि कंपटीशन की वजह से बाल श्रम होने लग गया है ना, तो इसलिए ये मुख्य कारण नहीं है, बाकी सभी हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य निर्धारण में है। किसमें? उद्देश्य निर्धारण में। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि जो शिक्षा है वह ऊपर से छन छन करके नीचे तक आएगी, यानी कि जो उच्च कोटि के लोग हैं पहले उनको शिक्षित कर दिया जाएगा, निम्न कोटि के लोग अपने आप शिक्षित होते चले जाएंगे। जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है? टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सभी क्या हैं? जनसंचार के यांत्रिक साधन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह सन 1986 में लागू हुआ था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होना, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना, सोशल डेवलपमेंट होना, कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास, क्योंकि सर्वांगीण में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, सामाजिक हर तरीके का डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाता है, इसलिए सर्वांगीण जो है वह बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न के लेखक है गिज्जू भाई। अब ये 2014 का क्वेश्चन पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी, अच्छा एक बात मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें इन्हीं क्वेश्चन पेपर ये जो हैं इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो इसीलिए आपको ये पीवाईक्यू आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। शिक्षा के 2 उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना,
राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। ये क्या है? ये शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। 4 नैतिक मूल्यों की अगर बात करें तो मानवतावाद, विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, समानता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं। क्या है? मोरल वैल्यूज़। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? 1900 अगस्त 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी। बुनियादी शिक्षक का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, जिसको वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, और भी उसको कई नामों से जाना जाता है। तो जिसके जनक है महात्मा गांधी। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को याद रखिएगा। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देना है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है, विद्यालय जाकर के या इंस्टीट्यूट जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये जो दूरस्थ शिक्षा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें जिन लोगों के पास समय का अभाव होता है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करना। ठीक है, यानी कि जो पहले से उद्देश्य तय हैं ये उनका विरोध करती है, और नए मूल्य, नए वैल्यूज़ का निर्धारण करने का काम करती है प्रयोजनवादी शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, जिसमें समय, स्थान, अध्यापन विधियाँ, अध्यापक विधियाँ, सिलेबस सब कुछ फिक्स है। कितने बजे विद्यालय जाएंगे, कितने बजे आएंगे, कितने बजे हाफ टाइम होगा, कौन सा टीचर कितने सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कितने मिनट पढ़ाएगा, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, पहले से सब कुछ तय होता है। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें कुछ भी तय नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये समझिए, जो औपचारिक शिक्षा है ये विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा हमें घर, परिवार, समाज से मिलती है और जीवन भर चलती रहती है, जिसमें सब कुछ भी तय नहीं होता। जनसंख्या शिक्षा को अगर परिभाषित करना है तो देखिए, जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जनसंख्या एवं शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। वेरी गुड। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद को भौतिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है 1835 में प्रस्तुत किया था। मॉन्टेसरी का शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा एवं गणित की शिक्षा की बात इसमें की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता हैं वो चार्ल्स पियर्स हैं। कौन है? चार्ल्स पियर्स। शिक्षा के प्रभावी कारक, एक तो परिपक्वता, दूसरा आयु, प्रेरणा और पिछली शिक्षा, ये सभी शिक्षा के प्रभावी कारक हैं कि आपको पहले कौन सी शिक्षा दी गई है, किस कैटेगरी की शिक्षा दी गई है, उसके बेस पे उसके आधार पे आपको नई शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इतना बात क्लियर है? वेरी गुड। और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य हो गया, शारीरिक आवश्यकता हो गई, आहार और पोषण हो गया, ये सब चीज़ें ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। अब यहाँ से आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी मिलेंगे, जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? क्या है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत मधुर संबंध रहते थे, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे, है ना। वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पे। शिष्य गुरु की सेवा करता था, गुरु शिष्य के प्रति गूढ़ वात्सल्य भाव रखते थे। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। यहाँ पे गुरु और शिष्य के बीच में पिता पुत्र का संबंध हुआ करता था। ठीक है, पिता पुत्र जैसा संबंध हुआ करता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं ये हैं कि शिक्षा को पहली बार अधिक महत्व दिया गया, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना तैयार की गई और राष्ट्रव्यापी अवसरों की समानता पर बल दिया गया, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया, केंद्र सरकार की भागीदारी भी यहाँ पे रही। ये 1986 की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं? एक तो राष्ट्रीय विकास, दूसरा है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता की भावना, भावात्मक एकता, सामाजिक कुशलता में वृद्धि, नैतिकता का प्रशिक्षण और नेतृत्व की तैयारी। ये राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। अगला प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका क्या होती है?
वह अंतर्राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्था रखता हो। देखिए, अगर बच्चों के अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है तो सबसे पहले आप आगे चलेंगे, आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। तथ्यों की विवेचना करते समय उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव उनमें होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। सभी छात्रों से प्रेम और उनके लिए आदर भाव होना चाहिए। तभी आप बच्चों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर सकते हैं। जो चीज़ हमें दूसरों को सिखानी है, पहले वो हमें खुद अपनानी होगी। बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गिज्जू भाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए, गिज्जू भाई, जितने लोग जो बीएड करके बीटीसी कर रहे हैं उन्होंने ये सब चीज़ें खूब पढ़ी हैं। ये उनका पढ़ा हुआ पेपर है। ये जो आपका 4th सेमेस्टर में पहला पेपर है और फिर आपका जो 1st सेमेस्टर में फिलॉसफी पेपर है, वहाँ से सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। देखिए, बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गिज्जू भाई के विचार। गिज्जू भाई केवल एक विद्वान शिक्षाविद ही नहीं थे, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण संस्था के संस्थापक, बाल साहित्य के प्रणेता के रूप में एक यशस्वी लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने बाल संवेगों का अध्ययन किया और उसी के अनुरूप बाल साहित्य का निर्माण भी किया। उन्होंने गीतों के माध्यम से बच्चों को उत्तम संस्कार सिखाने का भी काम किया था। देखिए, हम इसमें बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सुपर फास्ट चलना है और पूरे इस क्वेश्चन बैंक को कवर करना है इसी वीडियो में, एक ही क्लास में। ठीक है। भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इस भूमंडलीय ताप वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? भूमंडलीय ताप वृद्धि से अभिप्राय क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि से अभिप्राय है कि पृथ्वी के कारण दिन प्रतिदिन भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती जा रही है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में नियंत्रण कैसे हो, इसके क्या उपाय हैं? देखिए, नियंत्रण हम तभी कर सकते हैं, एक तो वृक्षारोपण एक ऐसा उपाय है जो भूमंडलीय ताप को कम कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकता है। अतः अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए, है ना, और जिससे कि भूमंडल पर जो ताप है वो कम हो सके। भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली गैसें भी होती हैं। उद्योगों में इस तरह की गैसों का उपयोग कम से कम किया जाए जिससे कि जो टेम्परेचर है वो हल्का हो सके। वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने पर जोर दिया गया, संस्कृत का संरक्षण हो, ये उद्देश्य था इस शिक्षा का। स्वस्थ चरित्र का विकास हो, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति होनी चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। ये सारी क्या है, विशेषताएं हैं वैदिककालीन शिक्षा की। मृदा अपरदन को अगर रोकना है तो उसके लिए पर क्या उपाय होंगे? मृदा अपरदन को रोकने के लिए पौधे लगाओ और पेड़ों के कटाव पर रोक होनी चाहिए, यानी कि पेड़ लगाओ और उनको काटना नहीं है। ठीक है। सीढ़ीनुमा कृषि आप कर सकते हैं, घास की पेटी लगा सकते हैं, पशुचारण पर रोक लगा सकते हैं, जिसमें पशु चरते हैं तो घास चर जाते हैं, मिट्टी खाली हो जाती है, बहुत जल्दी कट जाती है, तो उसको रोकना है। खाली स्थानों पर पेड़ लगाए जाएं, भूमि अपरदन का रुकाव होगा। पहाड़ी स्थानों पर ढलान के विपरीत पौधे लगाने चाहिए ताकि वे भूमि के अपरदन को कम कर सकें। अगला प्रश्न कहता है, मध्यकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार करना था। मध्यकालीन शिक्षा कहो या मुस्लिम कालीन शिक्षा कहो, मुस्लिम का जो शिक्षा थी वो इस्लाम धर्म को बढ़ावा देती थी। सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना भी था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। विद्यालय के विकास में समुदाय क्या भूमिका निभाता है? पहला है अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करना। अभिभावकों और शिक्षकों के संपर्क के लिए अभिभावक शिक्षक परिषदों का निर्माण करना चाहिए। समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना चाहिए जिससे कि विद्यालय का डेवलपमेंट हो सके, और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। ये सारे तरीके अपना करके हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा कवर हुआ। अब दूसरा 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, 50 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। चलिए 2015 का क्वेश्चन पेपर समझते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? जो उपसंपदा संस्कार है वह 20 वर्ष की आयु में होता था। शिक्षा वह है जिसे जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, दूरस्थ शिक्षा में
इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, जैसे आप अभी कर रहे हैं, हम कहीं पढ़ा रहे हैं, आप कहीं बैठे पढ़ रहे हैं। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, ये भी सही है। इसमें समय और स्थान का बड़ा महत्व होता है, नहीं, इसमें समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गिज्जू भाई बधेका ने भाषा शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन कहता है शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास और चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? गिज्जू भाई बधेका ने बल दिया था। देखिए फिर वही क्वेश्चन 2015 में भी रिपीट हुआ है कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, टीचर को माली किसने कहा? फ्रॉबेल ने कहा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके इसमें भी रिपीट होने वाले हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। किसमें? महाराष्ट्र में। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 45 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 45 के अंतर्गत। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में आयोजित किया गया था। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार माना जाता है। फिर वही 2014 का क्वेश्चन 15 में रिपीट हुआ। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने पर, क्योंकि जब खुद बड़े जो लोग होंगे वो खुद उनके अंदर जैसी भावना होगी वो उस चीज़ पर अमल करेंगे, तो छोटे भी उनका अनुसरण करके उस पर अमल करेंगे। ठीक है, उनके अंदर भी वो चीज़ डेवलप होगी, क्योंकि टीचर को बच्चा फॉलो करता है, उसको अपना आदर्श मानता है। जैसा टीचर होता है, भावना होती है, जैसा पहनावा होता है, जैसे उसके आचार विचार होते हैं, हम लोग उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, करते भी हैं, कॉपी करते भी हैं। अध्यापक के द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करेंगे, तभी बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश से पहले जो संस्कार होता था वह पबज्जा संस्कार होता था। प्रव्रज्जा भी कहते हैं इसको, पबज्जा संस्कार भी कहा जाता है। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास, हायर डेवलपमेंट अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद उद्देश्य के अंतर्गत वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय और वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, वह है प्रकृतिवाद। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, ये विचार रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने दिया था। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? जॉन डेवी ने की। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करके उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता और भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। ये विचार किसका है? महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता फ्रॉबेल हैं। मानव की शिक्षा पुस्तक किसने लिखी? फ्रॉबेल ने लिखी। किस शिक्षा शास्त्रियों ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? गिज्जू भाई बधेका ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को क्या कहा है? बाल भवन कहा है। क्या कहा है? बाल भवन कहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? 1969 में। शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना का तात्पर्य है? तो ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, यानी कि शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना। ठीक है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न कहता है एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू काम कराना बाल श्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? ये सभी शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। विद्यालयों में सभी को एक स्थान रखना, एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना, सभी के बीच एकता बनाए रखना, ये क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है।
विद्यालय या समाज में सभी के बीच बिना लिंग बिना भेदभाव के कार्य या व्यवहार करना लैंगिक समानता कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? फिर वही क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? हमने अभी पीछे पढ़ा था, है ना। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे, ठीक है। जिस प्रकार पिता अपना धन यश ज्ञान सब कुछ बच्चों को दे देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? देखिए, सामाजिक उद्देश्य के समर्थक समाज या इसके प्रतिनिधि राज्य को व्यक्ति से विशेष रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। सामाजिक उद्देश्य का मतलब होता है कि समाज के प्रति हमारे क्या उद्देश्य हैं, समाज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं जिनका हमें निर्वहन करना होता है। और राज्य को व्यक्ति से विशेष रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। वे इसको श्रेष्ठ आदर्श अलौकिक शक्ति मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति और सामाजिक वातावरण में पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं, यानी कि एक व्यक्ति और समाज के बीच में क्या होता है, अंतः क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। इस प्रक्रिया में समाज उसकी सहायता भी करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला सिंगल लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक उद्देश्य राज्य को एक उच्च सत्ता के रूप में देखता है। आप इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जिसमें समय स्थान अध्यापक तिथि समय सब कुछ निश्चित होता है, यानी कि जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है वह औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा से संबंधित महात्मा गांधी के तात्कालिक और सर्वोच्च उद्देश्य बताइए। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से संबंधित उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी कि बच्चा इस तरीके से शिक्षित हो जाए कि वह अपनी जीविका खुद अर्जित कर सके, यानी जीविका स्वयं कमा सके। गांधी जी कहते हैं कि यदि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक की संस्कृति को प्रोत्साहन देना है, संस्कृति का संरक्षण करना है, कि जो संस्कृति सभ्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको मिली है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसका हम संरक्षण कर सकें और आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकें। गांधी जी का विश्वास था कि शिक्षा का सांस्कृतिक पक्ष साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गांधी जी शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहते थे। चरित्र का विकास, गांधी जी शिक्षा के द्वारा बालक के चरित्र का निर्माण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा के माध्यम से बच्चे का हम कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं के शब्दों में क्या कहा उन्होंने कि मैंने सदैव हृदय की सांस्कृतिक निर्माण को प्रथम स्थान दिया है और चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार भी माना है। फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति से आप क्या समझते हैं? देखिए, फ्रोबेल का एक तो है फ्रोबेल का किंडरगार्टन। इसका मतलब क्या है? फ्रोबेल आदर्शवादी दार्शनिक था। ध्यान रखिए, फ्रोबेल कैसा था? आदर्शवादी था। वर्ष 1805 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। वो कहता है हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडरगार्टन। किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान, बालकों का बगीचा। जनसंख्या शिक्षा वही पिछला क्वेश्चन था, है ना। ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित हो, समाहित हो, उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ परिभाषाएं हैं जनसंख्या शिक्षा को लेकर के। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार क्या कहा गया है? यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश और क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकों के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से। यूनेस्को के अकॉर्डिंग जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष और मानव स्रोत विकास के संबंध में भी जानना चाहिए। शिक्षा के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, व्यावसायीकरण, भारतवर्ष के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 100 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थी कला वर्ग के विषय लेते हैं, यानी आर्ट साइड के, जबकि 12 विद्यार्थी की केवल व्यावसायिक शिक्षा का चयन करते हैं। जबकि विदेशों में 60 से लेकर के 70% विद्यार्थी
व्यावसायिक शिक्षा का चयन करते हैं, ऐसी शिक्षा जो व्यवसाय से संबंधित है, और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी वजह से हमारे देश में अधिक बेरोजगारी है। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के कई साधन होते हैं, जिससे उनका और देश का व्यावसायीकरण भी हो जाता है। जलवायु परिवर्तन क्या है, जरा समझाइए। देखिए, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव जो आता है उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांटकर किया जाता है। जलवायु की दशाओं में ये बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी हो सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापमान को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य के द्वारा उद्योगों से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की वायुमंडल में अधिक मात्रा बढ़ जाने का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में वैज्ञानिक लगातार इसके बारे में आगाह करते आ रहे हैं, जानकारी देते चले आ रहे हैं। मानवीय मूल्यों की शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, मानवीय मूल्य क्या होते हैं? वैल्यू, देखिए मूल्य को हम वैल्यू भी कहते हैं। वैल्यू का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है। ठीक है, आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकता है। ठीक है, धार्मिक संघर्ष कर सकता है, दहेज समस्या हो सकती है, नारी उत्पीड़न हो सकता है, अस्पृश्यता, छुआछूत, मादक दवाओं और पदार्थों का सेवन करके चोरी हो गई, कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि विशेषताएं उभर रही हैं, जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर चिन्ह लगा दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता भी होगी। राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं? देखिए, राष्ट्रीय सद्भावना क्या है? राष्ट्रीय एकता की भावना वास्तव में इस ओर इंडिकेट करती है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं है। ये वो भावना है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। इसका तात्पर्य एक राष्ट्र के लिए निवासियों की उस आंतरिक एकता से है जिसमें वो अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, सांस्कृतिक और प्रांत के संकीर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हैं। यह है राष्ट्रीय सद्भावना। इसी कारण विचारकों का मानना है कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं एकीकरण की भावना है जो व्यक्ति को विघटनकारी प्रवृत्तियों से दूर रखती है। ये भावना व्यक्तियों के अंदर उन गुणों को और ज़्यादा बढ़ावा देती है, उन गुणों को पल्लवित करती है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर भी हमारा कवर हुआ। अब 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है, आइए उसको समझते हैं। और हमने इस चैनल पर जो पहली वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि बीटीसी की जो कॉपी है वो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से लिखी जाती है। तो उस पर 62-63 हज़ार स्टूडेंट्स ने उसको देखा है। ठीक है, 63 के यानी कि 63 हज़ार विद्यार्थियों ने उसको देखा है। आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न पत्र है 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है। यहीं से आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है सह शिक्षा। ये क्या है? ये कोऑपरेटिव जो एजुकेशन है, यानी कि जिसमें विद्यार्थी साथ साथ बैठ करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? साथ साथ बैठ करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूरस्थ शिक्षा नहीं है, ये सह शिक्षा होगी। ये दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, ये सभी दूरस्थ शिक्षा के नाम हैं। अगला प्रश्न लीजिए, बौद्धिककालीन शिक्षा में जो पब्जा संस्कार है वो कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? 8 वर्ष के बालक को। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937 में हुआ था। प्रश्न कहता है प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, उपयुक्त सभी। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में हस्तकला बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में हस्तकला को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डीवी हैं। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि, समान अवसर
का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन लुईस क्रिस वर्ग का है। किसका है? लुईस क्रिस वर्ग का है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 45 के द्वारा। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, अभी हमने पीछे जनसंख्या शिक्षा को पढ़ा भी था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को की गई थी। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट वन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह समाज की है। किसकी है? समाज की है। वैल्यूज़ को डेवलप करना है तो उसमें हमारे पास पड़ोस की भी भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, मित्रों की, समाज की। लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को डेवलप करना है तो उसमें परिवार की, समाज की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन परिवार के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और समाज भी राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला नंबर परिवार का ही आएगा, तो यहाँ पे परिवार ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए था। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है, जातिवाद हो गया, प्रांतीयता, सांप्रदायिकतावाद, ये सभी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो, अत्यधिक गरीबी की वजह से बाल श्रमिक बच्चा बन जाता है, अशिक्षा हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, लेकिन कंपटीशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो जो शिक्षा शब्द का प्रयोग है वह विद्या, ज्ञान, बोध, विजय के रूप में किया गया है। शिक्षा शब्द का प्रयोग। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता हैं वह चार्ल्स पियर्स हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये बात किसने कही है? ये रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? गिज्जू भाई ने। किसने दी थी? गिज्जू भाई ने दी थी। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? मॉन्टेसरी की जो शिक्षण विधि है 3 भागों में विभाजित है, जिसमें कर्मेंद्रियों की शिक्षा की बात कही गई, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा की बात कही गई, भाषा एवं गणित शिक्षा की बात कही गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहलाता है। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण दूर करने के उपाय क्या हैं? शहर और गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों का नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए, इससे जल प्रदूषण रुक जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये 1986 में लागू किया गया। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? पृथ्वी के ताप में वृद्धि को भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। एक तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या है, दूसरा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव है कि कन्याओं की शिक्षा के प्रति वो पर्सपेक्टिव नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है, जिस वजह से उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। 4 मानवीय मूल्य: सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव, ये 4 मानवीय मूल्य हैं। जनसंचार के 4 यंत्रीकृत साधनों के नाम लिखिए। तो वो है रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर। फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? किंडरगार्टन का। किसका? किंडरगार्टन का। क्वेश्चन लघु उत्तरीय देखिए। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य जैसे राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, भावात्मक एकता, सामाजिक कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए, नैतिकता का प्रशिक्षण होना चाहिए, नेतृत्व की तैयारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो 1986 की विशेषताएं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो, शिक्षा को पहली बार इतना महत्व मिला, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना तैयार हुई, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना हुई, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया, केंद्र सरकार की भी भागीदारी यहाँ पे रही, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट हमारे राइट हैं चारों पांचों। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका और शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए।
प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग बात की गई है। तो प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं की खोज कर सके। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां निम्नलिखित उपविधियों पर आधारित हैं, जैसे करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। क्या होंगे शैक्षिक सिद्धांत? एक तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बालक की शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये उनके शैक्षिक सिद्धांत हैं गांधी जी के। और शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास भी करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानने में प्रगतिशील विचारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहते हैं कि जो विद्यालय है वो समाज का एक छोटा रूप है, क्योंकि बालक जो कुछ समाज में सीखता है वही आकर के विद्यालय में सीखता है। दूसरों के साथ उठना बैठना रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सब चीज़ें समाज में भी हम सीखते हैं और विद्यालय में भी सीखते हैं। जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय की भी आवश्यकता होती है। यह संस्था बालकों को उन सामाजिक क्रियाओं में वेल ट्रेंड करती है, प्रशिक्षित करती है, जो वर्तमान सामाजिक जीवन में चल रही हैं या प्रचलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। देखिए, इस पर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। क्या है? पहला पॉइंट आपके सामने, शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। प्रत्येक समाज में कुछ स्थायी मूल्य होते हैं जो समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं। भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य हैं जैसे सहिष्णुता, सत्य, शिव, दूसरे का कल्याण, अहिंसा। ये सब क्या है? हमारे भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य हैं। नवीन परिवर्तन लाने में सहायक। देखिए, समाज में विभिन्न कारकों के फलस्वरूप नवीन विचार जन्म लेते हैं जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं, क्योंकि जब नए विचार आएंगे तो समाज में परिवर्तन संभव है। ठीक है, शिक्षा इन विचारों और परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण को क्रिएट करती है। यदि शिक्षा नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो ये परिवर्तन लाने में बहुत दिक्कतें सामने आएंगी। जब हम एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो हम चेंजेस को भी एक्सेप्ट करेंगे और लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर भी करेगी। सामाजिक हस्तांतरण। सांस्कृतिक हस्तांतरण की क्रिया समाज को स्थायित्व निरंतरता प्रदान करती है। सामाजिक गतिशीलता। समाज एक गतिशील संबोध है। स्वतः गतिशीलता के कारण इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा इस सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखने में भी प्रयत्नशील है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा कि सामाजिक परिवर्तन में एजुकेशन, टीचर और स्कूल की क्या भूमिका होती है। बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। बाल श्रम की बात हो रही है। देखिए, बचपनहीनता, बाल श्रम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा में बाधक है। कैसे? बाल्यावस्था जीवन का आधार है। शिक्षा व देखरेख है उसका अधिकार। ठीक है, जिस प्रकार सूर्योदय होते ही लालिमा छाने लगती है और उसका आभास हो जाता है कि दिन कैसा रहेगा, आज दिन बढ़िया रहेगा, ठंडा रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, उसी प्रकार शिशु ये दिशा दिखाता है वो कैसा नागरिक बनेगा, अच्छा या बुरा। नागरिक बनाना बालक के प्रथम 5-6 वर्षों पर निर्भर करता है, क्योंकि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक आदि सभी विकास इसी उम्र में तेज़ी से होते हैं, जिनसे बालक की रचना में गहरे अपरिवर्तनशील प्रभाव तेज़ी से पड़ने लगते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न कहता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं और इससे क्या हानियां हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी में आविष्कृत परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति का साधन है। परमाणु संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण उतना ही अधिक भयावह एवं हानिकारक हैं।
इन संयंत्रों से जल, थल और वायु का दीर्घकालिक प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा अन्य सभी स्रोतों की अपेक्षा सस्ती है, अतः विश्व के अनेक देशों ने इसका विकास किया। परमाणु विद्युत ग्रहों से निकलने वाले यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, स्ट्रोंसियम, बेरिलियम आदि के अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिए अति घातक होता है। पर्यावरण के प्रति छात्रों का जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? देखिए, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक निम्न तरीकों से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना सकता है। कैसे? एक तो पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को इंक्लूड करके पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन, जैसे वृक्षारोपण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, इनको इंक्लूड करके छात्रों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा और वाद विवाद आयोजित करके पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर छात्रों को शोध और परियोजना करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना। इस तरीके से हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है? देखिए, बालकों में जीवन उपयोगी आवश्यक मूल्यों का विकास करना चाहिए। बालकों को उपयोगी ज्ञान से सुसज्जित करना चाहिए। छात्रों के ज्ञानात्मक पहलुओं को पूर्ण विकसित करना, जिससे मुक्त चिंतन, सृजनात्मक मौलिक क्षमता एवं योग्यताओं को प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप कर सकें और उस आधार पर स्वतंत्र निर्णयात्मक क्षमताओं का अपने में समावेश कर सकें। बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकें। ठीक है, तो ये मानवीय मूल्यों के विकास में इस प्रकार से विद्यालय हेल्प कर सकता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये पेपर भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, आइए इसको समझते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है वह उद्देश्य के क्षेत्र में है। क्वेश्चन मोस्टली वही सब घुमा फिरा करके आएंगे। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए जो है इसको गठित किया गया था। राममूर्ति समिति 1990 को। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से। वुड का आज्ञा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। निषेधन जो सिद्धांत है वो किसने दिया? मैकाले ने दिया था। ठीक है, मैकाले ने अपना जो प्रतिवेदन है वह सन 1835 में प्रस्तुत किया था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था। अपनयन नहीं, उपनयन था। क्या था? उपनयन संस्कार था। प्रज्ञा संस्कार बौद्ध शिक्षा का है। बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम शिक्षा का है। ठीक है, या मध्यकालीन शिक्षा का। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, अरस्तू ने कहा था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास करना। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन रूसों का है। मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम था वो फारसी भाषा थी। कैसी भाषा थी? फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, वेदों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदों से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौंडीचेरी में किस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो वो थे श्री अरविंद घोष। कौन थे? श्री अरविंद घोष। ठीक है, पहला प्रश्न। फिर वही आ गया, देखो फ्रोबेल वाला प्रश्न। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा। प्रयोजनवादी किसमें आस्था नहीं रखता है? देखिए, प्रयोजनवादी शाश्वत मूल्यों एवं सत्यों में आस्था नहीं रखता है और आध्यात्मिक जगत का तिरस्कार एवं सांस्कृतिक आदर्शों की उपेक्षा करता है, जिसके कारण यह विचारधारा अपने में एक अपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न, शिक्षण विधि के जनक कौन है या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो वह है सुकरात। कौन है? सुकरात। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद को भौतिक दर्शन भी कहा जाता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब आरंभ किया? 1837 में, 1837 में। ठीक है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य आप बना करके भी लिख सकते हैं। समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विद्या है जो सामुदायिक समाज एवं विधियों के द्वारा लोगों एवं समूहों जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। सामाजिक कार्य का अर्थ है सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाना। ये समाज के प्रमुख कार्य हो गए। अगला प्रश्न, मूल्य का अर्थ ही लिखिए। देखिए, मूल्य का अर्थ, मूल्य एक प्रकार का मानक है।
मूल्य क्या है? मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने के पूर्व ये निर्णय लेता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तो वह मूल्य कहलाता है। ठीक है। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? बाल अपराध के कारण देखिए, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग किशोरावस्था के पीछे आत्मचेतना और स्वर्ण जैसे तत्व होते हैं, क्योंकि आत्मचेतना के कारण बालक अपनी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति करना चाहता है। आनुवंशिकता, शारीरिक संरचना, परिवारों का टूटना, असुरक्षित माता पिता, अनैतिक परिवार, बुद्धि, कभी कभी मंद बुद्धि तो कभी तीव्र बुद्धि, बाल अपराधी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि ही बाल अपराधी, कभी भी तीव्र बुद्धि वाले बच्चे भी बाल अपराधी बन जाते हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा आरंभ हुआ? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा आरंभ किया गया था। ओके। मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र है वो 1853-35 में दिया। वुड का जो घोषणा पत्र है 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। और निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो निरौपचारिक शिक्षा के साधन जैसे पत्राचार कोर्स हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन सम्मेलन, विचार गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, भाषा प्रयोगशाला और जन साक्षरता कार्यक्रम। इसमें आयु सीमा, प्रवेश, निकास, पुनः प्रवेश एवं पुनः विकास की लचीली व्यवस्था रहती है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। 18 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव यहाँ पे डाला जाता है। प्रश्न कहता है कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का सामंजस्य आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन प्लेटो का है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? प्राथमिक शिक्षा का अर्थ 1 से 4 या 5 तक की शिक्षा से है, जिसमें बच्चों की 3R यानी कि पढ़ना, लिखना और गणित यानी कि कुछ हिसाब लगाना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और इसकी नियुक्ति कब हुई? 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? समझते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि 1882 भी कहते हैं। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। इस आयोग ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भार कुशल और धनी व्यक्तियों पर छोड़कर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया था। वुड की घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। एक तो स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत, यानी कि घोषणा पत्र में शिक्षा को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन करने की सिफारिश और उस पर नौकरशाही से प्रचलित स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत हो गया। उच्च आदर्श का अभाव। घोषणा पत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था की गई और प्रणाली लागू की गई उसमें सार्वभौमिकता एवं उच्च आदर्श की भावना का अभाव था। सार्वजनिक शिक्षा का अभाव। बहुत से विद्वानों ने घोषणा पत्र की इस आधार पर आलोचना की है कि उसमें सार्वजनिक शिक्षा का अभाव था। मैकाले की पक्षपातपूर्ण नीति को स्थिर रखना। घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान को उचित ठहरा करके मैकाले की जो पक्षपातपूर्ण नीति थी उसको भी कायम रखने का काम किया गया है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, इसके बारे में लिखिए। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वो पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न की। अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। आए बात समझ में? ठीक है। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखनी है। देखिए, कक्षा शिक्षण प्रणाली आरंभ करने का श्रेय मिशनरी स्कूलों को ही जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी, ये थे मिशनरी स्कूल। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ?
सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल 13,328.79 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया था? समझिए क्वेश्चन को। देखिए, पहले समझिए बाल अपराध क्या होता है। जब किसी बच्चे के द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी काम किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित हुआ 2009 में, जिसके अकॉर्डिंग 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों और लड़कियों या 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन अगला है 38 नंबर, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिए साधन बताइए। एक तो बौद्धिक साधन होना चाहिए। इसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी योजना बनाने में बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम 2 साधन निहित करते हैं, एक तो पाठ्यक्रम क्रियाएं, दूसरा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। दूसरा है शारीरिक साधन। ये क्या है? ये राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के साधन है, शारीरिक साधन है। इसमें हमें विद्यालय में छात्रों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने का अवसर प्रदान करने होंगे जो बालक में देश प्रेम का भाव उत्पन्न कर सकें। उदाहरण के तौर पर एनसीसी के द्वारा अनुशासन का गुण उत्पन्न करना। अगला है संवेगात्मक साधन। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की आधारशिला संवेगात्मक एकता है। छात्रों को उचित संवेगों का प्रशिक्षण विद्यालय वातावरण में दिया जाना चाहिए। उन्हें संकीर्णता से परे रखना चाहिए। कहानी, नाटक, चित्र आदि के माध्यम से गुण उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका क्या है? वह अंतर्राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्था रखता हो। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी आया था, शायद 2014 में भी ये पूछा गया है। तथ्यों की विवेचना करते समय उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव उनमें होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। सभी छात्रों को प्रेम और उनके लिए आदर भाव भी होना जरूरी है। मूल्य का अर्थ क्या है? मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में अगर हम इस शब्द के उद्भव को जानने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि ये शब्द लैटिन भाषा के वेलियर से बना है। वेलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व। ठीक है, जिसके द्वारा कोई वस्तु लाभदायक या सम्मान योग्य बनती है। इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय और उपयोगी सिद्ध हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन पेपर है 2018 का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पेपर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिएगा। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। जबकि जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ये शिक्षक और शिक्षार्थी को ही शामिल करते हैं, जबकि जॉन डीवी त्रिध्रुवीय कहते हैं कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के साथ में पाठ्यक्रम भी जरूरी है। फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन। क्या है? किंडरगार्टन। जनसंचार का यांत्रिक साधन, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सभी क्या हैं? जनसंचार के यांत्रिक साधन है। रूढ़िवादिता और निरक्षरता गंभीर समस्या है बालिकाओं की। किसकी? बालिकाओं की। ठीक है, परोपकार, सत्यनिष्ठता, क्षमाशीलता, ये सभी मानव मूल्य के उदाहरण हैं। किसके? मानव मूल्य के उदाहरण हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बौद्धिककालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका स्टेटमेंट है? रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है। गिज्जू भाई बधेका ने बालकों की संज्ञा दी थी बाल देवो भव कह करके। क्या कहा था? बाल देवो भव। यह लाइन गिज्जू भाई बधेका की है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है मॉन्टेसरी ने। किसने किया है? मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? इसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। वुड का घोषणा पत्र 1854 में प्रकाशित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा क्या है? गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन डीवी ने कहा, शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा, जहाँ पे औपचारिक शिक्षा वो है जो विद्यालय की शिक्षा है, जिसमें समय, स्थान सब कुछ पहले से तय है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, यानी कि कहानी सुना करके, कहानी कह करके। प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य, एक तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध किया गया है, नए मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी हैं, जो कि 1937 में आई थी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 में चियारोवेली, इटली में हुआ था। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। देखिए, मैं कई बार पेज की परिभाषा है कि समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनता की एक व्यवस्था है। कौन? समाज। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार, इन सब का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है, शिक्षा पर पड़ता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मतलब है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित, यानी जहाँ पे भेदभाव ना हो, ऐसी शिक्षा से है। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों द्वारा किया जाता है उसे बाल श्रम कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर के बना है, जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत हैं? दो, एक तो प्राकृतिक, दूसरा मानव स्रोत। अगला प्रश्न कहता है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना और उनका विकास करना है। यह संरक्षण सतही और भूमि के अंदर दोनों ही प्रकार के जल का संचय होता है और जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम उल्लेख कीजिए। जनसंचार के जो साधन है, जैसे टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सभी जनसंचार के साधन हैं। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न आपके शुरू होते हैं। देखिए, बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गिज्जू भाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। गिज्जू भाई केवल एक विद्वान शिक्षाविद ही नहीं थे, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण संस्था के संस्थापक, बाल साहित्य के प्रणेता के रूप में एक यशस्वी लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने बाल संवेगों का अध्ययन किया था और उसी के अनुरूप बाल साहित्य का निर्माण भी किया। उन्होंने गीतों के माध्यम से बच्चों को उत्तम संस्कार सिखाने का भी काम किया था। बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक होता है? तो यह भी हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल और स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। इस प्रकार अन्य दुकानों और घरों पर छोटे छोटे मासूम बालक काम करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की ये उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा का काम करती हैं। इन सब का प्रमुख कारण है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे स्कूल जा सकें। इसी कारण सरकार ने और संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। जातिवाद एक जटिल सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। हमारे देश में जातिवाद की भावना एक सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आ रही है। व्यक्तियों में अपनी जाति के हितों के प्रति अधिक भाव होता है। आरक्षण की नीति और राजनीतिक खेलों ने इस भावना को और बढ़ा दिया है। ठीक है, आज जातिवाद समाज में एक नासूर की भांति फैल गई है।
यह एक ऐसी जटिल समस्या बन गई है जिसके कारण लोग देश हित को छोड़कर जाति हित पर अधिक सोचने लगे हैं। इससे एकता और अनेकता का भाव भी खंडित होता है। अतः आज यह समस्या न केवल सामाजिक समस्या रह गई है बल्कि राष्ट्रीय समस्या भी बन गई है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। अगला है लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है। शिक्षा के द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित करें। लैंगिक समानता से अभिप्राय लैंगिक समानता से अभिप्राय लिंग के आधार पर भेदभाव अथवा असमानता से है कि आप लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ उत्पन्न की जा सकती है। संविधान में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धनी हो या निर्धन, किसी भी जाति का, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, तथा कोई भाषा बोलने वाला, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए सभी बच्चों को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए अभिभावकों को भी शिक्षित किया जा सकता है कि वे बेटी एवं बेटे में भेदभाव न करें और दोनों के साथ समानता का व्यवहार करें। इस तरीके से शिक्षा के द्वारा लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या आशय है। देखिए, भूमंडलीय ताप वृद्धि से आशय पृथ्वी के कारण दिन प्रतिदिन भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती जा रही है। इसको कंट्रोल करने के कुछ उपाय हैं। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है, पेड़ों को काटें नहीं, वृक्षारोपण करते रहें, ठीक है, और जो भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली गैसें होती हैं, उद्योगों में इस प्रकार की गैसों को प्रयोग में कम से कम लाया जाए। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। संक्षेप में अपने विचार लिखिए। मानवीय मूल्यों की शिक्षा। आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता प्रतिदिन अनुभव की जा रही है। भारत में गांव हो या शहर, प्रत्येक स्थान पर मूल्य समस्या बनी हुई है। आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और वह इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाई और पदार्थों का सेवन, कर चोरी, कालाबाजारी, राजनैतिक भ्रष्टाचार आदि विशेषताएं उभर रही हैं। तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और उसके लिए मूल्य शिक्षा की भी जरूरत होगी। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नति में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नति में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका। हमारे समाज में जातिवाद, कुत्सित राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग आदि प्रवृत्तियां उन्मुक्त रूप से प्रचलित हैं। तो भला शिक्षा संस्थाओं पर उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी। अधिकतर ये देखा गया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और यहाँ तक कि कई मंत्रालयों में भी अधिकारी वर्ग द्वारा इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। शिक्षकों को कुप्रशासन और अनावश्यक भय एवं निष्क्रियता से मुक्त किया जाए और उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अधिकाधिक प्रेरित भी किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की शिक्षा में क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था से आशय भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेमो से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोग, तथा क्रेटोस शब्द का अर्थ है नियम। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा नियम। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वो व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर, लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। लोकतंत्र की सफलता का आधार स्तंभ शिक्षा को माना जाता है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक हो जाता है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक
गणराज्यों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि शिक्षित नागरिक ही शासन और राजनीति के उत्तरदायित्वों का वहन निष्ठापूर्वक करने में सक्षम हो सकता है। जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। देखिए, जल संचयन एवं संरक्षण, जल का संचय कैसे हो और उसका संरक्षण कैसे हो। आपको पता है कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है। कुछ जल भूमि सोख लेती है, जिसे भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल कहा जाता है, तथा शेष जल बालू सतह से बाहर आना शुरू कर देता है, जिसे बहता हुआ जल या नदी या सरिता कहते हैं। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है। खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे तथा ऊपर मिलने वाले सभी जल भंडारों को जल संसाधन कहा जाता है। आगे बढ़िए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द के लिए अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द के लिए सभी छात्रों में प्रेम और आदर का भाव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति देश और राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, 2018 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें हमारे बचते हैं 19, 20, 22, 23, 24। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें। ठीक है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा समझाया नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन कराना है। थैंक यू सो मच।